Hello everyone. Today Dr. Nisha Mishra is going to talk on gene knockout technology. जैसा कि नेम से ही एविडेंट है, जीन नॉकआउट नॉकआउट मीन्स जीन को बाहर निकालना। तो जीन नॉकआउट टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे, जिसने हमारे मेडिकल साइंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। सबसे पहले जीन नॉकआउट टेक्नोलॉजी है क्या? नॉकआउट्स को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय रिमूविंग द जीन को रिमूव करके या उनमें कोई म्यूटेशन करके जिससे जीन का एक्सप्रेशन ना हो, उस तरीके से हम नॉकआउट जीन्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी हेल्प करती है जीन के फंक्शन को स्टडी करने में, जिसमें हम ऑब्जर्व करते हैं एक जीन के एब्सेंट होने से या जब एक जीन काम नहीं कर रहा है तो बॉडी के फिनोटाइप में क्या इफेक्ट पड़ रहा है। सबसे पहले जो पायनियर्स थे जीन नॉकआउट टेक्नोलॉजी के, वो थे मैरियर कैपेची, सर मार्टिन जे इवेंस एंड ओलिवर स्मिथीज, जिनको 2007 में नोबेल प्राइज दिया गया फॉर डिस्कवरिंग स्पेसिफिक जीन मॉडिफिकेशंस इन माइस बाय यूजिंग एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स ES सेल्स जिनको कहते हैं, इनको सबसे पहले कैपेची, इवेंस एंड स्मिथीज ने डिस्कवर किया और इनको इस टेक्नोलॉजी को, जीन मॉडिफिकेशन की टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए नोबेल प्राइज मिला 2007 में। इन्होंने सर्टेन नॉकआउट माइस को KO माइस से भी डिनोट करते हैं, में टेक्नोलॉजी डेवलप की। माइस को हम एक्सपेरिमेंटल मॉडल की तरह क्यों यूज करते हैं, ये क्वेश्चन उठना जायज है यहाँ पे कि माइस ही क्यों मॉडल? इसलिए कि मैन और माइस 99% जीन्स शेयर करते हैं। अगर हम माइस में जेनेटिक्स की स्टडी कर सके तो हमें ह्यूमन जीन के फंक्शन के बारे में बहुत कुछ पता चल सकता है। नॉकआउट माइस होते क्या हैं? जैसे आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, नॉकआउट माइस में काइमेरिक माइस जिसमें ब्लैक और ब्राउन दोनों कैरेक्टर्स हैं, उनसे एक होमोजाइगस ट्रेट डेवलप किया गया जिसमें ब्राउन माइस है ओनली। मतलब जो जीन ब्लैक कलर को एक्सप्रेस कर रहा था उसे हमने साइलेंस कर दिया। दैट हैज बीन मेड नॉन फंक्शनल एंड वी हैव ऑब्टेन ओनली ब्राउन मास। तो ब्लैक जीन को हमने क्या किया? नॉकआउट करके ब्राउन माइस डेवलप किया। ओवरव्यू। इस प्रोसेस में सबसे पहले हम टारगेटिंग वेक्टर क्रिएट करते हैं, जिसमें म्यूटेटेड DNA को फ्लैंक करते हुए DNA सीक्वेंस होमोलॉगस इंसर्ट करते हैं। इस वेक्टर को फिर हम माउस के एम्ब्रियोनिक सेल्स में इंट्रोड्यूस करते हैं, जहां पे म्यूटेंट DNA जो ओरिजिनल DNA, नेटिव DNA है होस्ट सेल में, उसको रिप्लेस करता है। किस प्रोसेस से? होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन से। ये रिकॉम्बिनेंट एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स को फिर हम फ्रेश ब्लास्टोसिस्ट में इंट्रोड्यूस करते हैं, जहां पे वो मिक्स करके रिप्रोड्यूस करते हैं और एक सेल का मास बनाते हैं। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स होते क्या हैं? एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं, जिनको ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो एक ब्लास्टोसिस्ट स्टेज होती है, उससे आइसोलेट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वाई? बिकॉज दे आर प्लूरीपोटेंट। उन्हीं को क्यों यूज करते हैं? प्लूरीपोटेंट मीन्स उनके अंदर पोटेंशियल होती है कि वो किसी भी सेल टाइप में डेवलप कर सकते हैं। देखिए, जैसा कि इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स का कल्चर। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स को ग्रो करना है फॉर नॉकआउट टेक्नोलॉजी, पर वो ग्रो तभी करेंगे जब वो अनडिफरेंशिएटेड रहेंगे, और उनको अनडिफरेंशिएटेड रखने के लिए ल्यूकेमिया इनहिबिटरी फैक्टर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साइटोकिन ल्यूकेमिया इनहिबिटरी फैक्टर कैसे प्रोड्यूस होता है? ये LIF प्रोड्यूस होगा जब हम ES सेल्स को फीडर लेयर पे ग्रो करेंगे।
जैसे कि आप देख पा रहे हैं नीचे इसमें फिगर में फीडर लेयर है, इस फीडर लेयर को एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स ग्रो करेंगे तो वो अनडिफरेंशिएटेड रहेंगे। ल्यूकेमिया इनहिबिटरी फैक्टर इसमें प्रोड्यूस होगा जो उनको डिफरेंशिएट नहीं होने देगा। वो ब्लास्टोसिस्ट जिसमें एम्ब्रियोनिक स्टेम्स ES सेल्स को हमने इम्प्लांट कर दिया, इसको हम होस्ट में, जिसको हम स्यूडो प्रेग्नेंट फीमेल कहते हैं, उसमें इम्प्लांट कर देते हैं और उनसे पप्स को प्रोड्यूस करते हैं। ये इम्प्लांटेड ब्लास्टोसिस्ट दो तरीके के एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स को एग्जिस्ट करता है। उसमें नॉर्मल भी होंगे, रिकॉम्बिनेंट भी होंगे। मीन्स जिसमें हमने एक्सटर्नल DNA कुछ में इंसर्ट हुआ होगा, कुछ में इंसर्ट नहीं हुआ होगा। जिसमें इंसर्ट हुआ होगा उसको कहते हैं काइमेरिक, और जिसमें नहीं हुआ होता है दैट इज वाइल्ड टाइप। इन काइमेरिक पप्स को हम क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं, फिर वाइल्ड टाइप स्ट्रेन से, जो भी हम एनिमल ले रहे हैं उसमें वाइल्ड टाइप से क्रॉस करके हेट्रोजाइगस जाइगोट्स बनाते हैं, जिनको फर्दर हम इनब्रीडिंग करके होमोजाइगोट प्रोड्यूस करते हैं। होमोजाइगोट मीन्स जिसमें जीन के दोनों एलील सेम हो, हेट्रोजाइगोट मीन्स दो तरीके के एलील्स प्रेजेंट हो। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं होल प्रोसेस जीन नॉकआउट टेक्नोलॉजी का। इसमें माउस के ब्लास्टोसिस्ट से हमने इनर सेल मास लिया, अंदर से सेल्स लिया, उसको हमने फॉरेन DNA उसमें इंसर्ट किया, फिर इस ट्रांसजेनिक एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स को हमने इनर सेल मास में फिर से इम्प्लांट किया, बट अब किस में किया, दूसरे होस्ट सेल में, जिसको कहते हैं स्यूडो प्रेग्नेंट फीमेल्स। और इसको फिर हमने ब्रीडिंग करा के होमोजाइगस ट्रांसजेनिक माउस डेवलप किया। इसमें डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप ड्यूरिंग जीन नॉकआउट टेक्नोलॉजी इज जनरेशन ऑफ टारगेटिंग वेक्टर। सबसे पहले हमें टारगेटिंग वेक्टर को डिजाइन करना होता है। उसके लिए कुछ कंसिडरेशंस हमें रखने पड़ते हैं, जैसे कि वेक्टर कम से कम 5 से 10 kb आइसोजेनिक DNA का होना चाहिए, और वो होमोलॉगस होना चाहिए जिस सीक्वेंस को हम आगे टारगेट करना चाहते हैं। और वेक्टर्स को इस तरह डिजाइन करना चाहिए कि उसमें पॉजिटिव सिलेक्शन कैसेट जरूर इंसर्ट हो जीन ऑफ इंटरेस्ट में। आइसोजेनिक DNA होना जरूरी है, क्योंकि होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन की एफिशिएंसी घट जाएगी अगर पेयर डिफरेंसेस हैं डोनर और रेसिपिएंट DNA में। इसलिए डोनर और रेसिपिएंट DNA, जो DNA हम इंसर्ट कर रहे हैं और जिस होस्ट का DNA है जहां पे इंसर्ट कर रहे हैं, दोनों में सिमिलैरिटी होनी चाहिए। आजकल क्या होता है कि आजकल हम आइसोजेनिक DNA यूज करते हैं, जिसमें वही DNA सेम माउस स्ट्रेन का लेते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल से। जहां से हमने DNA लिया और जिसमें हम इंसर्ट कर रहे हैं वो DNA ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। ये स्कीमेटिक डायग्राम है टारगेटिंग वेक्टर का, जिसमें आप देख सकते हैं यूनिक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट है, ये होमोलॉगी आर्म है, और NEO नेगेटिव सिलेक्शन मार्कर is cloned outside the homologous sequence and will therefore not insert into genome when homologous recombination take place. NEO उसमें होमोलॉगी आर्म दोनों साइड है जो फ्लैंक कर रही है, नियो जीन है जिसको हम लेकर आगे प्रोसीड करेंगे। दूसरा स्टेप है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल ट्रांसफेक्शन। ये सबसे ज़्यादा एफिशिएंट मेथड है जिसमें टारगेटिंग वेक्टर को हम एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स में इंट्रोड्यूस करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोपोरेशन। इलेक्ट्रोपोरेशन ट्रांसफेक्शन की एक टेक्निक है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके DNA ईजिली होस्ट सेल में इंसर्ट हो जाता है। फिर ये जो वेक्टर DNA लीनियराइज्ड हुआ है उसको छोटे छोटे एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स से सिंगल सेल सस्पेंशन बनाते हैं और जिनको फ्रेश न्यू फीडर सेल्स में डालते हैं। फीडर सेल्स अगेन वी नो उसको डिफरेंशिएट नहीं होने देगा।
24 घंटे के इलेक्ट्रोपोरेशन के बाद हम सिलेक्शन करना स्टार्ट करते हैं। इस प्रोसेस में वो सेल्स जिसमें टारगेटिंग वेक्टर इंट्रोड्यूस नहीं हुआ उसको सेल्स को रिमूव कर देते हैं, उनको किल कर देते हैं। फिर एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स की हम कल्चरिंग करते हैं मीडिया में ड्रग्स डालकर, जिनमें वही सेल्स ग्रो करते हैं जिनमें रिकॉम्बिनेशन हुआ है। रेस्ट सेल्स डोंट ग्रो और जिनमें रिकॉम्बिनेशन हुआ है उनको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप is identification of embryonic stem cells targeted by homologous recombination. फिर हम इन ES cells का आइडेंटिफिकेशन करते हैं। वो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स जिसमें जीन टारगेटिंग हुई है होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन से, उनकी कॉलोनीज नॉर्मल कॉलोनी से अलग दिखती हैं। उन कॉलोनीज को हम पिक कर लेते हैं, उनको हम सेग्रीगेट कर लेते हैं और उनको ट्रिप्सिन से ट्रीटमेंट करते हैं और उनको दूसरा कल्चर बनाते हैं। इन एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल से हम जीनोमिक DNA आइसोलेट करते हैं, जिसको हम PCR से स्क्रीन करते हैं और क्लोन्स प्रिपेयर कर लेते हैं। क्लोन्स आर आइडेंटिकल कॉपी ऑफ द जीन। पॉजिटिव क्लोन्स को हम आगे एनालाइज करते हैं और उनकी स्टडी करते हैं सदर्न ब्लॉटिंग या DNA सीक्वेंसिंग से, टू वेरीफाई कि सारा टारगेटिंग वेक्टर में जो हम चाहते थे वो जीन इंसर्ट हो गया है। हो गया है तो हम आगे प्रोसीड करेंगे, नहीं हुआ तो हमें स्टेप दोबारा करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप इज इंजेक्शन ऑफ एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स इनटू ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट जो कि 3 to 5 days ओल्ड एम्ब्रियोज होते हैं, उनको डोनर फीमेल से कलेक्ट करते हैं, उनसे एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स को निकालते हैं सक्शन के द्वारा और ब्लास्टोसिस्ट को इंजेक्ट कर देते हैं होस्ट सेल में बाय द होल्डिंग पिपेट। आप फर्स्ट फिगर में देख रहे हो कि बहुत जेंटल सक्शन करना होता है। फर्स्ट फिगर में द नीडल इज कंटेनिंग ES cells इज एडवांस्ड इनटू ब्लास्टोसिस्ट कैविटी, ब्लास्टोसिस्ट कैविटी की तरफ, जिसको हम ब्लास्टोसील कहते हैं, वहां जा रही है। फिर उसको धीरे से एम्ब्रियोनिक सेल्स ES cells को रिलीज कर रहे हैं। फिर इंजेक्टिंग नीडल को हम रिमूव कर रहे थे, जैसे धीरे से इंजेक्ट किया था वैसे ही धीरे से उसको रिमूव कर रहे हैं। This whole process has to be very gentle because embryonic stem cells very delicate cells. Next, chimeric mouse का identification. Almost 1 week of birth of mouse pups, उनका कोट कलर दिखने लगेगा, उनका स्किन का जो कलर है वो दिखने लगता है और हम chimeric mice को phenotypically आइडेंटिफाई कर सकते हैं। chimeric mice वो होते हैं जिनमें टारगेटेड म्यूटेशन हो गया है, मीन्स उनमें एक एलील दूसरे ऑर्गेनिज्म का होगा और एक एलील वाइल्ड टाइप होगा। इन काइमेरिक माइस को वापस इनब्रीड करते हैं वाइल्ड टाइप माइस से, जिससे हेट्रोजाइगस पप्स प्रोड्यूस होते हैं। हेट्रोजाइगस पप्स फॉर टारगेटेड म्यूटेशन। इन हेट्रोजाइगस माइस को फिर आपस में इनब्रीड करते हैं, जिससे कि होमोजाइगस माइस प्रोड्यूस होते हैं, जिनको हम कहते हैं नॉकआउट माइस। जैसे मैंने शुरू में बताया था कि माउस में हेट्रोजाइगस माइस वो है जिसमें ब्राउन और ब्लैक दोनों जीन का दोनों फिनोटिपिक कैरेक्टर प्रोड्यूस हो रहे हैं, पर जब जीन नॉकआउट टेक्नोलॉजी यूज हो जाएगी तो आइदर ब्लैक प्रोड्यूस होगा और आइदर ब्राउन, दोनों प्रोड्यूस नहीं होंगे, बिकॉज नॉकआउट टेक्नोलॉजी से होमोजाइगस माइस प्रोड्यूस किया जाता है। देखिए आप इस पिक्चर में इलेक्ट्रोपोरेशन से टारगेटिंग वेक्टर को एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स में डाला गया, जो नियो जीन जो मैंने आपको दिखाया था उस स्लाइड में। फिर इनको ये सेल्स को हमने ब्लास्टोसिस्ट में इंसर्ट किया। फिर इन एम्ब्रियो को फॉस्टर मदर्स में ट्रांसप्लांट किया। फिर काइमेरिक पप्स को कोट कलर से आइडेंटिफाई किया। फिर इन काइमेरिक को वाइल्ड टाइप से इनब्रेड किया, जिससे कि हमें हेट्रोजाइगस माइस मिला। इस हेट्रोजाइगस माइस को आपस में ही हमने इनब्रेड किया, जिससे हमें होमोजाइगस माइस मिल जाता है। थैंक यू। आई होप you must have understood what is gene knockout technology. इसे डिफरेंट एनिमल मॉडल्स में यूज किया गया है, जिनके बारे में आगे बात करेंगे किसी और दिन। थैंक यू।